नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आरबीएससी और एनसीईआरटी बोर्ड की बुक्स पर आधारित विज्ञान का ये मॉडल पेपर 5वां है अपना, जिसमें टोटल परीक्षा के हिसाब से 30 प्रश्न रहेंगे। 20 प्रश्न साइंस के और 10 प्रश्न साइंस की पेडागोजी के रहेंगे। इस प्रकार से साथियों ये अपना 30 प्रश्नों का पेपर रहेगा। 30 में से आपके कितने सही होते हैं ज़रूर बताइएगा। बिना समय गवाए मैं शुरू कर लेता हूं आज के अपने टेस्ट को। और पहला आपका प्रश्न है साथियों कि जीवों के निम्नलिखित वर्गों में किस वर्ग के जीव खाद्य पदार्थों को शरीर के बाहर ही पचाकर उसका अवशोषण कर लेते हैं। एक, मशरूम, हरे पौधे, अमीबा। दूसरा, यीस्ट, मशरूम, ब्रेड की फफूंद। तीसरा है पैरामीशियम, अमीबा, अमरबेल। और 4 है अमरबेल, जूं और फीताकर्मी। तो देखिए साथियों, जो होगा यहाँ पे सही उत्तर वो होगा यीस्ट, मशरूम और ब्रेड की फफूंद। ऑप्शन 2 जो है वो यहाँ पे आपका सही उत्तर रहेगा। चलिए, दूसरा आपका प्रश्न है, न्यूरॉन में विद्युत संकेत रासायनिक संकेत में कहाँ बदलता है? कोशिका काय में, एक्सोन छोर पर, डेंड्राइट छोर पर या एक्सोन में? तो देखिए साथियों, यहाँ पे सही उत्तर रहेगा एक्सोन छोर पे। जो विद्युत संकेत हैं यहाँ से, जो इस प्रकार से यहाँ से चल के आते हैं, वो कहाँ से बदलते हैं? आपके एक्सोन टर्मिनल यानी इन पॉइंट से बदलते हैं। ये एक्सोन टर्मिनल होते हैं साथियों आपके, है ना। तो यहाँ से ये विद्युत संकेत जो रासायनिक संकेतों में बदल जाते हैं। तो एक्सोन छोर यानी एक्सोन टर्मिनल यहाँ पे सही ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन रहेगा। चलिए, तीसरा आपका प्रश्न है कि गुणसूत्र बने होते हैं डीएनए से, प्रोटीन से, डीएनए एवं प्रोटीन दोनों से। और चौथा ऑप्शन है आरएनए से। तो गुणसूत्र साथियों आपके डीएनए और प्रोटीन दोनों से बने होते हैं। तो तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। चौथा आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ प्राणियों द्वारा होता है? मलेरिया, इन्फ्लुएंजा, एड्स या हैजा? प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग कौन सा साथियों? मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ प्राणियों के द्वारा होने वाला रोग है। तो ऑप्शन 1 सही रहेगा। बाकी आपके जो है इन्फ्लुएंजा, एड्स वगैरह ये किससे होते हैं? आपके वायरस जनित रोग होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न है 5वां प्रश्न, निषेचन के पश्चात जो कोशिका एक नए जीव को उत्पन्न करती है वह है भ्रूण, अंडाणु, युग्मनज या गर्भ? तो साथियों, निषेचन के पश्चात जो कोशिका एक नए जीव को उत्पन्न करेगी उसको क्या बोलते हैं अपन? उसको बोलते हैं युग्मनज। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे आपका सही उत्तर रहेगा। चलिए, छठा आपका प्रश्न है कि आमाशय से आने वाला भोजन अम्लीय होता है, इसे क्षारीय माध्यम कौन प्रदान करता है? पितरस प्रदान करता है, बड़ी आंत करती है, छोटी आंत करती है या अग्नाशयी रस करता है? तो देखिए साथियों, यहाँ पे सही उत्तर इसका रहेगा, बिल्कुल वो रहेगा ऑप्शन नंबर 1 पितरस। कुछ लोग ऑप्शन नंबर 3 भी बोल सकते हैं, क्योंकि पितरस जो होता है वो छोटी आंत में ही स्रावित होता है यकृत के द्वारा। तो इसको थोड़ा समझिए। मान लीजिए ये आपकी छोटी आंत है और ये आपका मान लीजिए इधर यकृत है। तो यकृत से जो है वो पितरस किस में स्रावित होता है? जो पितरस होता है आपका वो किसके द्वारा स्रावित होता है? यकृत के द्वारा जो स्रावित होता है। और कहाँ होता है? छोटी आंत में स्रावित होता है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे छोटी आंत में ये पितरस स्रावित हो गया। अब देखिए, आमाशय से भोजन कहाँ आया? छोटी आंत में आया। और यहाँ पे भोजन अम्लीय प्रकार का आता है, ठीक है, आमाशय से। तो इसको क्षारीय माध्यम कौन प्रदान करता है? तो ये पितरस जो वही इसको क्षारीय माध्यम प्रदान करता है छोटी आंत में। लेकिन कौन प्रदान करता है ये पूछा, इसलिए पितरस ही यहाँ पे सही ऑप्शन आपका रहेगा। इसके अलावा अग्नाशय जो रस है वो अग्नाशय के द्वारा स्रावित किया जाता है। और ये भी आपका छोटी आंत में ही स्रावित किया जाता है। तो अग्नाशय रस और पितरस जो दोनों के दोनों छोटी आंत में स्रावित होते हैं। छोटी आंत द्वारा स्रावित नहीं किए जाते, छोटी आंत में स्रावित होते हैं। और ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका सही उत्तर साथियों इसका रहेगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि जल विद्युत संयंत्र में एक संचित जल की स्थितिज ऊर्जा विद्युत में रूपांतरित होती है। दूसरा, संचित जल की गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में रूपांतरित होती है। तीसरा, जल से विद्युत निष्कर्ष की जाती है। और चौथा, विद्युत प्राप्त करने के लिए जल को भाप में रूपांतरित किया जाता है। तो यहाँ पे साथियों सही इसका उत्तर क्या रहेगा? जल की स्थितिज ऊर्जा जो वो विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित इसमें होगी। तो जल विद्युत संयंत्र में यही चीज होगी। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही आपका उत्तर रहेगा। देखिए, 8वां आपका प्रश्न है कि किसी गतिमान पिंड के लिए विस्थापन तथा दूरी का आंकिक अनुपात क्या होगा? सदैव 1 से कम होगा, सदैव 1 के बराबर होगा, सदैव 1 से अधिक होगा, या चौथा ऑप्शन 1 के बराबर अथवा कम होगा? तो देखिए साथियों, इधर मैंने ये दूरी लिख दी,
इधर मैंने साथियों विस्थापन लिख दिया, ठीक है, इधर मैंने लिख दिया विस्थापन लिख दिया। अब मान लीजिए एक ए पॉइंट है, ये यहाँ है, यहाँ मान लीजिए आपका बी पॉइंट है, ठीक है, ये आपका बी पॉइंट हो गया। और देखिए साथियों, इसकी जो सीधी दूरी है एक प्रकार से ये अभी मेरे को दे रखी है 4 किलोमीटर, जो है वो इसकी सीधी दूरी मेरे को दे रखी है। तो साथियों यहाँ पे कण जो व्यक्ति जो है, यहाँ से व्यक्ति ने चलना शुरू किया और बी पॉइंट पर वो व्यक्ति चला गया, तो इसमें दूरी कितनी चली, उसने 4 किलोमीटर चली और विस्थापन भी उसका कितना रहा, 4 का रहा। 4 से 4 घटा 1:1 आया, ठीक है, ये बात सही है। लेकिन ये आदमी क्या सीधा जाना जरूरी थोड़ी है बी पॉइंट पे, ये आदमी मान लीजिए इस प्रकार से घूम करके बी बिंदु पर चला गया और मान लीजिए ये घूम करके जो दूरी पड़ी, ये इसकी मान लीजिए आपकी क्या हो गई, आपका मान लीजिए ये आपकी दूरी 5 किलोमीटर या फिर अपन माने तो 6 किलोमीटर मान लीजिए ये दूरी हो गई। तो अब अपना अनुपात क्या होना चाहिए, दूरी तो आपकी आनी चाहिए कितनी, 6, और आपका विस्थापन साथियों कितना आना चाहिए। अब विस्थापन तो भाई एक बिंदु से दूसरे बिंदु की सीधी दूरी हमेशा विस्थापन होता है, तो विस्थापन तो 4 रहेगा, तो 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, यानी कि अगर देखें 3/2 आया, यानी कि यहाँ पे 3:2 आया। तो अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे अगर इसको अपन और काटना चाहें तो ये तो आएगा 1.5 और अनुपात में ये आएगा 1, ठीक है, यही आएगा इस प्रकार से। तो देखिए या तो विस्थापन दूरी का अनुपात क्या आएगा, आंकिक अनुपात क्या आएगा, या तो 1:1 आएगा, कब, जब सीधे ही दूरी चली जाए और सीधा ही आपका विस्थापन होता है। लेकिन अगर घूम के जाएगा तो जाहिर सी बात है जो दूरी का जो मान है वो ज़्यादा होगा और आपका विस्थापन का मान कम होगा। तो यहाँ पे या तो अनुपात 1 होगा या अनुपात 1 से कम होगा, ठीक है, तो या तो 1 या 1 से क्या होगा साथियों, कम होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका सही उत्तर जो है वो रहेगा, ठीक है साथियों। तो मेरे हिसाब से इस प्रश्न को आप समझे होंगे और यही इसका सही आंसर जो है वो आपका रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां आपका प्रश्न है साथियों, ध्वनि का जो तारत्व निर्भर करता है, ध्वनि का तारत्व जो वो किस पर निर्भर करता है, आयाम पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर निर्भर करता है, प्रबलता पर निर्भर करता है, या इनमें से किसी पर भी निर्भर नहीं करता। तो ध्वनि का जो तारत्व है, जो तीक्ष्णता होती है, जो बारीकी जो ध्वनि में होती है, वो किस चीज़ पे निर्भर करती है साथियों, आवृत्ति पर, ठीक है। जबकि प्रबलता जो होती है ना, प्रबलता गरज, वो निर्भर करती है आयाम पर। तो जितना ज़्यादा आयाम प्रबलता उतनी ही अधिक, और जितनी ज़्यादा आवृत्ति ध्वनि की तारत्व भी उतना ही अधिक होगा, ठीक है साथियों। तो ऑप्शन 2 सही रहेगा। चलिए 10वां प्रश्न साथियों, सारे के सारे प्रश्न परीक्षा में आने योग्य हैं क्योंकि बोर्ड की पुस्तकों से उठाए गए प्रश्न हैं। 10वां प्रश्न है कि द्रवों एवं गैसों में ऊष्मा का संचरण होता है, 1 चालन द्वारा, 2 संवहन द्वारा, 3 विकिरण द्वारा, या 4 इनमें से किसी के द्वारा भी नहीं। तो साथियों देखिए, द्रवों और गैसों में जो ऊष्मा का संचरण होता है वो किसके द्वारा होता है, आपका संवहन के द्वारा होता है। द्रवों और गैसों में ऊष्मा का संचरण, जिसमें द्रव या गैस के जो कण हैं वो स्वयं एक जगह से चलकर दूसरी जगह ऊष्मा का स्थानांतरण करते हैं। क्योंकि अपन जानते हैं जैसे जैसे हवा जो है वो एक प्रकार की गैस ही है, जैसे गैस गर्म होगी तो वो ऊपर उठेगी, गैस के कण ऊपर की तरफ जाएंगे तो गर्म होने पर ऊपर उठते हैं, यानी कण जो स्वयं ऊपर चलकर जाएंगे, ऊष्मा का संचरण करेंगे। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे सही रहेगा। 11वां आपका प्रश्न कि व्यक्ति वस्तु को देख पाता है जब एक वस्तु पर प्रकाश पड़े, दूसरा जब व्यक्ति की आंखों पर प्रकाश पड़े, तीसरा जब प्रकाश वस्तु पर पड़े और आंखों की तरफ आए, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए साथियों, कौन सा प्रश्न होगा इसमें सही। व्यक्ति कब वस्तु को देख पाता है, जब प्रकाश वस्तु पर पड़े और व्यक्ति की आंखों में आए, तब अपन वस्तु को देख पाएंगे। अगर वस्तु पर प्रकाश पड़ता और अपनी आंखों में नहीं आता है तो अपन उस वस्तु को साथियों नहीं देख पाते हैं। तो ऑप्शन 3 जो है वो यहाँ पे सही रहेगा। इसका एग्जाम्पल ये है कि आप एक झोंपड़ी में बैठे हुए हो, मान लीजिए आप झोंपड़ी के बाहर हो, इस झोंपड़ी में एक बल्ब जो है वो चस रहा है, ठीक है, जल रहा है। अब आप इस झोंपड़ी के बाहर हो साथियों, तो आपको क्या दिखाई देगा, आपको दिखाई देगा, अगर ये गेट जो वो अगर खुला है तो आपको यहाँ पे प्रकाश दिखाई देगा, क्योंकि ये जो प्रकाश है ये प्रकाश बिल्कुल आपकी आंखों में भी आ रहा है, इस वजह से आपको दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही झोंपड़ी का गेट बंद हो जाएगा, क्या बल्ब अपने को जलता दिखाई देगा, क्या प्रकाश अपने को दिखाई देगा? प्रकाश अपने को बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि अपनी आंखों पर प्रकाश नहीं पड़ रहा है वहाँ पे, है ना, तो वस्तु दिखाई नहीं देगी। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही उत्तर आपका रहेगा। 12वां प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम ऊष्माक्षेपी हैं। अ, बिना बुझे चूने के साथ जल की अभिक्रिया, 2 एक अम्ल का तनुकरण, 3 जल का वाष्पीकरण, 4 कपूर का ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन, इसको ऊर्ध्वपातन नहीं बोलते, ऊर्ध्वपातन इसको बोलते हैं, ठीक है। अब है ऑप्शन नंबर 1 अ व ब दोनों सही, 2 ब व स सही,
3 अ व द, 4 है स व द। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा साथियों? इसमें ऑप्शन नंबर, देखिए जो सही रहेगा उसको बाद में बताऊंगा, पहले बता देता हूँ ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं क्या होती है। ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता क्या है? ऐसा प्रक्रम जिसमें अभिक्रिया होने पर उत्पाद बनता है और ऊष्मा मुक्त होती है, ऊष्मा अपने को प्राप्त होती है, वो होता है ऊष्माक्षेपी आपका उपक्रम, प्रक्रम। तो देखिए साथियों, जो बिना बुझे चूने के साथ जल की जो अभिक्रिया है उसमें निश्चित तौर पे अपने को जब बिना बुझा हुआ चूना जो है उसमें अपन जब पानी डालते हैं, अपन एक प्रकार से घरों में रंग रोगन करते हैं, तो कली आप जानते होंगे, कड़ी जिसको देसी भाषा में बोलते हैं और चूना भी बोलते हैं, तो उसमें अपन जब पानी डालते हैं उसकी डलियों में, तो उससे बिल्कुल एकदम गरम गरम भाप निकलती है, उसमें बिल्कुल इतना गर्म हो जाता है, उसमें अगर हाथ अगर तुरंत आप डाल दोगे तो आपका हाथ जल जाएगा, इतनी ज़बरदस्त ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वो होती है। तो ये तो ऊष्मा तो बिल्कुल निकलेगी, तो ए वाला ऑप्शन तो देखिए बिल्कुल सही होगा। ए वाला तो बिल्कुल ऊष्माक्षेपी ही प्रक्रम है, तो ए तो होगा ही होगा। दूसरा है आपका एक अम्ल का तनुकरण। अम्ल का तनुकरण करने पर भी साथियों क्या होता है? ऊष्मा विमुक्त होती है। स है जल का वाष्पीकरण और द है कपूर का ऊर्ध्वपातन सॉरी, तो ये दोनों ही नहीं होंगे। स और द इनमें से किसी प्रकार की ऊष्माक्षेपी उपक्रम ये नहीं है, लेकिन अ व दोनों है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पे आपका सटीक उत्तर इसका रहेगा। 13वां साथियों प्रश्न है कि पेंटेन का अणु सूत्र है C5H12 होता है, तो इसमें होते हैं 5 सहसंयोजक बंध, 12 सहसंयोजक बंध, 16 सहसंयोजक बंध या 17 सहसंयोजक बंध। तो पेंटेन जो है ना साथियों, पेंटेन, इसमें आपका जो सूत्र है वो C5H12 होता है। इसमें कितने सहसंयोजक बंध है? तो इसमें आपके 16 सहसंयोजक बंध होंगे, 16 सहसंयोजक आपके बंध होंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे साथियों आपका सही उत्तर इसका रहेगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि दही से मक्खन निकालने की विधि क्या कहलाती है? अपकेंद्रण, निस्यंदन, निष्पावन, ऊर्ध्वपातन। दही से मक्खन निकालने की विधि क्या कहलाती है? तो इसको बोलेंगे साथियों अपकेंद्रण, ऑप्शन 1 सही रहेगा। फिर क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास साथियों में अगर आप ऑप्शन देखें, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो क्लोरीन होता है उसका परमाणु जो संख्या होती है, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या जो वो क्या होती है, परमाणु संख्या इसकी क्या होगी साथियों? परमाणु संख्या इसकी होगी 17 होती है क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 होती है। तो 17 के लिए 2 होगा पहले में, और दूसरे में क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, और फिर कितने बच गए? 8 और 2 10, और बच गए 7, तो ये तीसरे में आ जाएंगे। तो 2 8 7 यानी 2 8 7 कहाँ पे? ऑप्शन नंबर 4। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर इसका रहेगा। चलिए 16वां प्रश्न देखते हैं कि बेकिंग पाउडर का एक अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसका अन्य अवयव क्या होगा? बेकिंग पाउडर जो उसका एक अवयव तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो इसका अन्य अवयव क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल। तो साथियों इसका जो अन्य अवयव होगा वो होगा टार्ट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक एसिड, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही रहेगा। 17वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रेयोन का एक स्रोत है? ऊन, पेट, काष्ठ लुगदी या रेशम। तो साथियों रेयोन का जो एक स्रोत है वो है काष्ठ की लुगदी, यानी एक प्रकार से कागज की जो लुगदी होती है वो। तो ऑप्शन 3 सही रहेगा। 18वां प्रश्न है कि पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती हैं क्योंकि एक, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी नियत नहीं है। दूसरा, पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के समांतर है। तीसरा, पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के लंबवत है। और 4 है, पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के सापेक्ष झुका हुआ है। तो बिल्कुल ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका, झुका हुआ ही है, न तो लंबवत है न समांतर है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे आपका सही उत्तर इसका हो जाएगा। आपका प्रश्न है 19, ALU का विस्तृत रूप है। ये ALU जो है वो कंप्यूटर से संबंधित जो है एक शब्दावली है, इसका विस्तृत रूप क्या होगा वो बताना है। पहला अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, दूसरा है ऑल लॉजिकल यूनिट, तीसरा अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, और चौथा है ऑटोमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। तो बिल्कुल स्पष्ट तौर पे अपने को दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ऑप्शन नंबर 3 जो वो सही आपका उत्तर रहेगा। 20वां प्रश्न है कि अम्लीय वर्षा से संबंधित है कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे साथियों अम्लीय वर्षा से जो संबंधित है वो है नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका सही उत्तर रहेगा। तो
कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये अम्ल वर्षा से संबंधित नहीं है, जबकि नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो आपका अम्लीय वर्षा एसिडिक रेन से संबंधित होगा। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे सही होगा। तो साथियों, इस प्रकार से 20 ये प्रश्न आपके साइंस के कंप्लीट होते हैं। आपकी जो बुक्स बोर्ड में जो चल रही हैं उनसे ये लिए गए प्रश्न हैं। बहुत ही फायदेमंद रहेगी ये टेस्ट सीरीज। जिसने भी ज्वाइन की है निश्चित तौर पे सफलता उसको मिलेगी, यही मेरा मानना है, क्योंकि बोर्ड अपनी किताबों से 12 प्रश्नों को बहुत कम लेकर के जाता है साथियों। तो ये किताबें ज़रूर से ज़रूर पढ़नी है। अगर आपने पढ़ ली है इस टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर करें, नहीं पढ़ी है आपने तब भी इस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करें, नया कुछ आपको सीखने को ज़रूर मिलेगा। और इसी प्रकार का इसी स्तर का पेपर आपको रीट में भी साथियों देखने को मिलता है। बिल्कुल वही पैटर्न लेके मैं चल रहा हूँ। अगर सेलेक्ट हुआ हूँ रीट में तो आपको भी वही चीज़ दिलवाने की कोशिश करूँगा जिससे आपका भी सिलेक्शन हो पाए साथियों। चलिए बढ़ते हैं आगे। 21वां आपका प्रश्न है साइंस की पेडागोजी से संबंधित, और ये जो 10 प्रश्न आगे आने वाले हैं 21 से लेकर के 30 तक सारे पेडागोजी से संबंधित ही रहेंगे। तो साथियों, जिस व्यक्ति ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काफ़ी समय से जुड़े हुए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को और अपनी सुनिश्चितता जो है वो एक प्रकार से सुनिश्चित करें आप कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चैनल से ज़रूर जुड़ें, आपको डेफिनेटली साथियों फ़ायदा इसका होगा। और जो नए साथी आए हैं चैनल के ऊपर वो भी ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए 21वां प्रश्न देखते हैं कि अच्छी विज्ञान शिक्षा को कुछ आधारभूत वेदता को पूरा करना चाहिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षा 6 के पाठ्यक्रम में छाया बनने के समप्रत्यय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी वेदता सर्वाधिक औचित्य से पालन होता है? 1 प्रक्रिया, 2 संज्ञानात्मक, 3 परिवेशीय या 4 विषय वस्तु। तो यहाँ पे साथियों आपका होगा विषय वस्तु। ठीक है, जो पाठ्यक्रम से संबंधित होगा संप्रत्यय जो है, जो छाया का संप्रत्यय है। प्रश्न क्या, उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षा 6 के पाठ्यक्रम में छाया बनने के संप्रत्यय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी वेदता का सर्वाधिक औचित्य से पालन होता है? तो वह है विषय वस्तु। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर रहेगा। 22वां प्रश्न है कि प्रोजेक्ट विधि का सोपान है परिस्थिति उत्पन्न करना, योजना बनाना या योजना का चयन, और तीसरा है प्रोजेक्ट का नियोजन। तो बिल्कुल सारी बातें सही है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर रहेगा। फिर है प्रोजेक्ट विधि सर्वाधिक उपयोगी किसमें है? सामान्य बालकों के लिए उपयोगी है, प्रतिभाशाली बालकों के लिए उपयोगी है, मंदबुद्धि बालकों के लिए उपयोगी है, उपयुक्त सभी के लिए उपयोगी है। तो साथियों, जो प्रोजेक्ट विधि होती है उसमें लर्निंग बाय डूइंग होती है, एक प्रकार से खुद को करके सीखना पड़ता है। तो सामान्य बालक ऐसा नहीं कर पाते हैं, मंदबुद्धि भी खुद करके नहीं सीख सकते, उनको सहारे की आवश्यकता होती है। लेकिन प्रतिभाशाली बालकों के लिए विधि काफ़ी उत्तम विधि है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे सही उत्तर आपका रहेगा। फिर है 24वां प्रश्न, विज्ञान शिक्षण शास्त्र व्यक्तित्व के गुणों को विकसित करता है। 1 नियमितता, 2 परिशुद्धता, 3 क्रियात्मकता, 4 उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर भी आपको साथियों जो सारी बातें बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन 4 ही यहाँ पे उत्तर आपका रहेगा। 25वां प्रश्न है कि बालक को उसके वातावरण पर आधारित ज्ञान दिए जाने की विधि कौन सी है? 1 अवलोकन विधि, 2 प्रयोगशाला विधि, 3 अन्वेषण विधि और 4 है उपयुक्त सभी। तो देखिए साथियों, बालक को उसके वातावरण पर आधारित ज्ञान देने के लिए कौन सी विधि है? तो वह आपकी अवलोकन विधि, नाम से स्पष्ट बिल्कुल अवलोकन करके ज्ञान प्रदान करना। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे सही रहेगा। 26वां प्रश्न है कि प्रयोगशाला विधि की विशेषता क्या है? स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर चलती है, या तीसरा है स्वयं करके इसमें सीखा जाता है। तो तीसरा भी सही है, स्वयं करके बच्चा सीखता है। ज्ञात से अज्ञात की ओर चलती है, जो चीज़ अपने को ज्ञात है कि भाई इससे ये जो वो इस अभिक्रिया को अपन करेंगे तो ये प्रोडक्ट अपने को मिलेगा। तो एक प्रकार से अपने को पता होता है परिणाम क्या है, लेकिन फिर भी अपन प्रयोग करके देखते हैं तो ज्ञात से अज्ञात की ओर भी चलती है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर भी चलती है। यानी कि काफ़ी सारी चीज़ों से मिल करके अपने को एक अपना नमूना तैयार करना है, एक अपना छोटी सी चीज़ अपने को निकालनी है, उससे निष्कर्ष निकालना है। तो ऑप्शन नंबर 1 भी सही है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, उपरोक्त सभी। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 27वां आपका प्रश्न है कि परियोजना के सिद्धांत हैं। 1 करके सीखना, 2 जीवन की से सीखना, तीसरा विद्यार्थी के सहयोग और शास्त्रीय द्वारा सीखना, और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो सारी बातें देखिए बिल्कुल सही है, परियोजना से संबंधित हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका सही उत्तर रहेगा। और 28वां प्रश्न की उत्कृष्ट अनुसंधान सदैव आरंभ होता है। 1 मौलिक विचार से, 2 योजना और अध्ययन की तैयारी से, 3 अन्य लोगों द्वारा किए गए अनुसंधान के अध्ययन से, या 4 संबंधित अनुसंधान विधि के अध्ययन से जो है वो होता है। तो उत्कृष्ट अनुसंधान सदैव किससे प्रारंभ होता है साथियों? किससे आरंभ होता है? ये होता है मौलिक विचार से आरंभ होता है। आरंभ किससे होता है ये आपको बताना है। तो मौलिक विचार से आरंभ होगा, ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। 29वां प्रश्न है कि विज्ञान शिक्षण में परियोजना विधि इसलिए महत्वपूर्ण है कि यह विधि सरलता से प्रयोग में लाई जा सकती है। दूसरा, यह विधि पाठ दोहराने में प्रयोग लाई जा सकती है। तीसरा, यह विधि कम समय में अधिक ज्ञान देती है। चौथा, इस विधि में बालक व्यवहारिक कुशलता प्राप्त कर लेता है।
प्राप्त कर सकता है। बिल्कुल सही बात है, करके सीखना इसमें होता है। तो ऑप्शन 4 जो हो यहाँ पे आपका सटीक उत्तर इसका रहेगा। 23वां प्रश्न है कि स्व अनुदेशन दृष्टिकोण आधारित है, प्रयोगशाला परीक्षणों पर, अनुभव पर, सामाजिक उद्देश्यों पर या इनमें से कोई नहीं। तो स्व अनुदेशन दृष्टिकोण जो है वो किस पर आधारित है आपका, ये साथियों आधारित है प्रयोगशाला परीक्षणों पर। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका सही उत्तर इसका रहेगा। तो साथियों इस प्रकार से 30 प्रश्न संपन्न होते हैं 5वें मॉडल पेपर के। 30 प्रश्नों में किसी में भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, और 30 में से आपके कितने सही हुए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपके 27 प्रश्न सही होते हैं, बहुत ही अच्छी तैयारी, आपको और अच्छे से उसको तैयार करना चाहिए। ठीक है साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, अन्य लोगों के साथ शेयर भी करें, और जो बच्चे नए हैं चैनल के ऊपर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा, और बेल आइकॉन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन के लिए ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कीजिएगा, ताकि आपको हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें मिल जाएं, और जिससे आप लाभ उठा सको उन टेस्ट का। तो मिलेंगे साथियों अपन अगले वीडियो में एक और शानदार टेस्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।